बच्चों, कैसे हो तुम लोग। हम लोग कल पिछली कक्षा में देखे थे कि कैसे हम लोगों का एक नए सत्र का पहला इंट्रोडक्शन क्लास हुआ था और मैंने कहा भी था कि अपनी सारी किताबें तुम लोग आजकल में ले लोगे। अब हम लोग सीधे पाठ पर चलते हैं, 9th क्लास वालों के लिए भी और 10th क्लास वालों के लिए भी, दोनों के लिए अब हम लोग पाठ 1 की ओर बढ़ेंगे। इस नई दिनचर्या के अनुसार तुम लोग अपने आप को ढाल लिए होगे। बड़ा अच्छा मौका है क्योंकि बाहरी व्यवधान तुम्हारे साथ अभी नहीं है। ध्यान भटकने की अभी जो संभावनाएं थी पिछले साल वह इस बार नहीं है। अपने माता पिता अभिभावक परिवार के साथ तुम लोग अच्छा समय बिता रहे होगे और इसमें अपनी पढ़ाई को लेकर तुम लोग ने एक रूटीन भी तैयार किया होगा। हर विषय आवश्यक है, हर विषय में अच्छा अंक लाना भी आवश्यक है। तो अपने नए दिनचर्या के अनुसार जो आज से अब से हम लोग पाठ की ओर बढ़ेंगे, उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार रखोगे। जब तक हम मानसिक रूप से तैयार नहीं होंगे तब तक हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा। दोनों ही कक्षाओं में जो पहला पाठ है 10th के लिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा, काव्य खंड में गुरु नानक, और 9th क्लास में कहानी का प्लॉट और रैदास, ये दोनों पहले पाठ हैं। हमारी पहली कोशिश रहेगी काव्य खंड की ओर जाने की। काव्य खंड बड़ा रसात्मक होता है, बड़ा अच्छा लगता है उसको पढ़ना, उसको समझना, क्योंकि काव्य के साथ हम अपने आप को बड़ा नज़दीकी संबंध देखते हैं। उससे अपने आप को हम बड़ा सुविधाजनक महसूस करते हैं। उसको पढ़ने में हमें सुविधाएं भी होती है। ऐसी बात नहीं है कि गद्य जो है वह रसात्मक नहीं होता है, लेकिन काव्य खंड को हम अपने आप में आत्मसात कर लेते हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी ऐसी कविताएं हैं जो हम कंठस्थ भी कर लेते हैं और वर्षों बाद भी वह हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं घूमता रहता है और जब हम एक पंक्तियाँ निकालते हैं तो बाकी पंक्तियाँ भी निकल आती हैं। तो इस तरह दोनों ही कक्षाओं में हम लोग सबसे पहले काव्य खंड की ओर जाएंगे। 10th क्लास में गुरु नानक पाठ पर ध्यान देंगे और 9th क्लास में हम रैदास पर ध्यान देंगे। सबसे पहली बात है कि घर में तुम लोग हो तो रोज कुछ समय, कुछ घंटे अपने उच्चारण पर ध्यान दोगे। घर में भी हो तो एक अच्छा उसकी हर पाठ की रीडिंग करोगे, उसे जोर जोर से करोगे, क्योंकि जोर जोर से करने पर हमें समझ में आता है कि हम क्या सही बोल रहे हैं और क्या हमसे अशुद्धियाँ हो रही हैं। दूसरी बात है कि तुम लोग लिखने से भागते हो, लेकिन लिखना बहुत जरूरी है। वह लिखावट ही हमें अंक दिला सकता है। मौखिक हम बहुत जानते हो, लेकिन उससे हमारी परीक्षा पद्धति में मूल्यांकन नहीं होता है। मूल्यांकन तभी होता है जब तुम लिखोगे। तो जब लिखोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे, तुम्हारी वह लिखावट भी किसी को प्रभावित करेगी और उस लिखने से, बार बार लिखने से हमारे दिमाग में वह हमेशा के लिए अंकित भी हो जाता है और उसमें हमें प्रश्न ढूंढने में, प्रश्न का उत्तर ढूंढने में, दोनों में हमें आसानी होती है। तो आज हम कविताओं की बात करते हैं। दोनों में ही काव्य खंड से हम शुरुआत करते हैं और दोनों ही कक्षाओं में, 9वीं में और 10वीं में, दोनों में ही हम शुरुआत करेंगे उसकी हिंदी साहित्य की भूमिका से। कोई भी कविता, कोई भी काव्य, कोई भी काव्य खंड इतिहास के दायरे में आता है और हिंदी साहित्य का इतिहास भी दोनों ही कक्षाओं के लिए उतना ही जरूरी है। और उसी के बाद हम अगले कवि या लेखक के बारे में हम जानेंगे, उस काल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले
आज हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम लोग 4 कालखंडों में बांटते हैं। ये 4 कालखंड कौन है? पहला आदिकाल है, जिसे हम वीरगाथा काल के नाम से भी जानते हैं। दूसरा भक्ति काल है, जिसे हम स्वर्ण युग के नाम से उसकी वह प्रसिद्ध है। तीसरा रीति काल है और चौथा आधुनिक काल है। तो आज जो हम लोग पाठ अब पढ़ने वाले हैं, गुरु नानक और रैदास दोनों, यह दोनों ही कविताएं भक्ति काल से संबंधित है। भक्ति काल में भी 2 धाराएं आगे बढ़ी थी संतों की। पहली निर्गुण भक्ति धारा, दूसरी सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा में भी 2 शाखाएं निकली बाद में। एक प्रेमाश्रयी शाखा थी, दूसरी ज्ञानाश्रयी शाखा थी। प्रेमाश्रयी शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि जायसी थे, उनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी था। और ज्ञानाश्रयी शाखा के सब सुप्रसिद्ध कवि कबीर थे। दूसरी जो सगुण भक्ति शाखा जो उसमें बटी, उसमें भी 2 धाराएं चली, 2 शाखाएं बटी। राम भक्ति शाखा, जिसके सुप्रसिद्ध कवि तुलसीदास थे, और कृष्ण भक्ति शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि सूरदास थे। तो ये दोनों ही कक्षाओं के लिए तुम लोग इसको, मैं इसका फोटो भी खींचकर तुम्हारे व्हाट्सएप पर मैं डाल दूंगी। और इसके बाद हम लोग सीधे पाठ्यक्रम पर चलते हैं।